नमस्ते। क्या आपको पता है कि नेपाल में हाल ही में 27 सोशल मीडिया ऐप्स पर बैन लगाने की कोशिश हुई, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इनमें एक भी चीनी ऐप शामिल नहीं था और इस खेल में 30 से ज़्यादा मासूम युवाओं की जान चली गई। क्या यह महज संयोग है या फिर चीन का खतरनाक एजेंडा? क्या आपको पता है कि पाकिस्तान की डूबती अर्थव्यवस्था के बावजूद वहां अरबों डॉलर हथियारों और आतंकियों पर खर्च किए जा रहे हैं? सवाल यह है कि जब जनता भूख से मर रही हो तो मिसाइलों और AK-47 की सप्लाई कहां से आ रही है? आज हम इस वीडियो में वो परतें खोलेंगे जो दिखाती है कि चीन और पाकिस्तान अलग अलग रास्तों से चलकर भी एक ही मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी दुनिया को अस्थिर करने की ओर। हम आपको बताएंगे कि किस तरह चीन कम्युनिज्म के नाम पर देशों को आर्थिक गुलाम बना रहा है और पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर आतंक को जिंदा रख रहा है। और सबसे बड़ा सवाल, अगर नेपाल और पाकिस्तान आज शिकार है तो कल कौन होगा? क्या अगला निशाना भारत हो सकता है या फिर पूरी दुनिया? चीन और पाकिस्तान, दो नाम, दो झंडे, दो विचारधाराएं, लेकिन एजेंडा एक लाल झंडे में लिपटा हुआ कम्युनिज्म का जहर और दूसरा हरे रंग की चादर में छिपा हुआ इस्लाम का हथियार। आज अगर दुनिया अस्थिर है तो सबसे बड़ा कारण यही दो ताकतें हैं। एक तरफ चीन है जो कम्युनिस्ट सुरक्षा का सपना दिखाकर देशों को कर्ज के जाल में फंसा देता है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान है जो इस्लाम खतरे में का नारा लगाकर जनता को गुमराह करता है और आतंकियों की झोली भरता है। सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ दो देशों की राजनीति है या फिर एक वैश्विक षड्यंत्र जो धीरे धीरे पूरी दुनिया को अपनी गिरफ्त में ले रहा है? नेपाल का उदाहरण लीजिए। कभी हिमालय की गोद में बसा यह छोटा सा मुल्क भारत की संस्कृति और आस्था से जुड़ा रहता था, लेकिन अब यहाँ चीन की चालबाजी ने जड़ें जमा ली है। हाल ही में नेपाल की सरकार ने 27 से ज़्यादा सोशल मीडिया ऐप्स पर बैन लगाने की कोशिश की। हैरानी की बात यह है कि इनमें से कोई भी ऐप चीन का नहीं था, न टिकटॉक, न वीचैट, न कोई और चीनी एप्लीकेशन। आखिर क्यों? क्योंकि यह पूरा खेल बीजिंग के इशारे पर खेला जा रहा था। चीन नहीं चाहता था कि नेपाल की युवा पीढ़ी खुलकर सवाल पूछे, आवाज उठाए या भारत और दुनिया से जुड़कर स्वतंत्र सोच विकसित करे। और जब सरकार ने यह बैन लागू करने की कोशिश की तो सड़कों पर बवाल मच गया। युवाओं ने प्रदर्शन किया, आवाज बुलंद की, और इस आंदोलन में 30 से ज़्यादा मासूमों की जान चली गई। सोचिए, यह सब सिर्फ इसलिए क्योंकि चीन चाहता था कि उसकी पकड़ नेपाल में और मजबूत हो। यह वही चीन है जिसने उत्तर कोरिया जैसे देशों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग कर दिया। किम जोंग उन की सरकार आज भी पूरी तरह चीन पर निर्भर है। रूस की बात की जाए तो भले ही वह सुपर पावर कहलाता हो, लेकिन चीन के साथ उसका गठजोड़ पश्चिमी दुनिया के खिलाफ है, और नेपाल में भी यही हो रहा है। छोटे देशों की राजनीति में पैसा, तकनीक और प्रोपेगेंडा डालकर चीन उन्हें अपने खेमे में खींच रहा है। यह कम्युनिस्ट एक्सपेंशन का मॉडल है, जहां लोकतंत्र का दम घोटा जाता है और जनता को सिर्फ चीन के हित में इस्तेमाल किया जाता है। दूसरी तरफ पाकिस्तान का मॉडल है। यहाँ खेल वैचारिक से ज़्यादा धार्मिक है। पाकिस्तान का जन्म ही धर्म के नाम पर हुआ था और उसकी राजनीति आज भी उसी नारे पर टिकी हुई है। इस्लाम खतरे में है, यह पाकिस्तान की राजनीति का सबसे बड़ा हथियार है। जब भी वहाँ की सरकारें नाकाम होती है, जब भी अर्थव्यवस्था धराशायी होती है, जब भी जनता भूख और गरीबी से कराती है, नेताओं और जनरलों के पास एक ही हथियार होता है, धर्म। इसी बहाने फौज को ताकत मिलती है, आतंकी संगठनों को पनाह मिलती है और दुनिया से भीख मिलने लगती है। आज पाकिस्तान की हालत देख लीजिए। IMF के कर्ज के बिना उसका खजाना खाली है। विदेशी मुद्रा भंडार मुश्किल से कुछ हफ्तों के आयात लायक बचा है। महंगाई 40% तक पहुंच चुकी है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान ने मिसाइल और हथियारों पर अरबों डॉलर खर्च किए हैं। सवाल यह उठता है कि यह पैसा आया कहां से? जवाब साफ है, अमेरिका, चीन और खाड़ी देशों से मिली मदद, जिसे जनता की भलाई पर खर्च करने के बजाय आतंकियों की जेब में डाल दिया गया। यही वजह है कि पाकिस्तान की सड़कों पर गरीब भूख से मर रहे हैं, लेकिन जैसे मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा जैसे आतंकी संगठनों के पास हथियारों की कोई कमी नहीं है। अब सोचिए यह कॉम्बिनेशन कितना खतरनाक है।
एक तरफ चीन है जो अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए 147 देशों को कर्ज के जाल में फंसा चुका है। दूसरी तरफ पाकिस्तान है जो दुनिया भर में कट्टरपंथी संगठनों का सबसे बड़ा ठिकाना बन चुका है और दोनों मिलकर दक्षिण एशिया को अपनी प्रयोगशाला बना रहे हैं। नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार ये सब छोटे छोटे मोरे हैं, लेकिन बड़ा निशाना कौन है? भारत। क्योंकि भारत न सिर्फ लोकतंत्र का चेहरा है बल्कि दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अगर भारत टिक गया तो चीन और पाकिस्तान का खेल खत्म हो जाएगा। यही वजह है कि पाकिस्तान हमेशा कश्मीर का राग अलापता है और चीन हर बार सीमा पर तनाव बढ़ाता है। आपको याद होगा 2020 का गलवान, जहां चीन ने सोचा कि भारत डर जाएगा, लेकिन नतीजा उल्टा निकला। भारतीय सेना ने 20 शहीद दिए, लेकिन चीन के 40 से ज़्यादा सैनिक ढेर कर दिए। उस दिन बीजिंग को समझ में आ गया कि भारत 1962 वाला भारत नहीं है। यही पाकिस्तान की भी सबसे बड़ी परेशानी है। 1971 में भारत ने बांग्लादेश बनाकर पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में कर दिया था। आज भी पाकिस्तान डरता है कि अगर पीओके पर भारत ने ठान लिया तो उसके नक्शे से आधा हिस्सा गायब हो जाएगा। अब बात करते हैं दुनिया के नजरिए की। अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया लगातार चीन को लेकर अलर्ट कर रहे हैं। आंकड़े बताते हैं कि आज दुनिया की 70% डिप्लोमेसी सिर्फ 3 देशों अमेरिका, चीन और भारत के इर्द गिर्द घूम रही है। पाकिस्तान कहीं नहीं ठहरता, लेकिन चीन उसे इस्तेमाल करता है ताकि भारत पर 2 तरफा दबाव बनाया जा सके। यही स्ट्रेटजी है। उत्तर से ड्रैगन, पश्चिम से आतंक। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह स्ट्रेटजी चलेगी? पाकिस्तान की हालत बताती है कि यह प्लान खुद उसके लिए आत्मघाती है। 40% से ज़्यादा युवा बेरोजगार हैं। महंगाई 30% से ऊपर है। डॉलर 285 रुपये तक जा चुका है। IMF भी अब कह रहा है कि पाकिस्तान अपनी शर्तें पूरी नहीं कर पा रहा है, यानी अगली बार कर्ज मिलना भी मुश्किल हो सकता है। दूसरी तरफ चीन भी आर्थिक संकट में फंसा है। उसकी ग्रोथ 3% से नीचे आ गई है और 30% से ज़्यादा रियल एस्टेट कंपनियां डूब चुकी है। ऐसे में अगर पाकिस्तान और चीन मिलकर नया गेम खेलते हैं तो यह ज़्यादा दिन टिकेगा नहीं। लेकिन खतरा यहीं ख़त्म नहीं होता। असली खतरा है आइडियोलॉजी का वायरस। चीन का कम्युनिज्म और पाकिस्तान का कट्टर इस्लाम, ये दोनों मिलकर युवाओं के दिमाग को जहर से भर रहे हैं। नेपाल इसका जीता जागता उदाहरण है। वहाँ का एक बड़ा हिस्सा अब सोचने लगा है कि चीन ही विकास का रास्ता है। पाकिस्तान में लाखों बच्चे अब भी मदरसों में पढ़ते हैं, जहाँ उन्हें सिर्फ जिहाद सिखाया जाता है। सवाल यह है कि जब अगली पीढ़ी ही इस जहरीली विचारधारा से भरी होगी तो एशिया का भविष्य क्या होगा? अगर आप गौर करें तो चीन और पाकिस्तान का एजेंडा भले ही अलग अलग दिखता हो, लेकिन असल में दोनों का मकसद एक ही है, दुनिया को अस्थिर करना और अपनी पकड़ बढ़ाना। चीन आर्थिक गुलामी फैलाता है, पाकिस्तान धार्मिक कट्टरता। चीन कर्ज जाल फैलाता है, पाकिस्तान जिहाद। चीन नेपाल, श्रीलंका, अफ्रीका के देशों को अपनी आर्थिक ताकत से गिरफ्त में लेता है। पाकिस्तान भारत, अफगानिस्तान और मध्य एशिया में आतंक की आग फैलाता है। नेपाल में 27 ऐप्स पर बैन और 30 युवाओं की मौत को आप सिर्फ एक घटना समझेंगे तो यह भूल होगी। यह चीन का पैटर्न है। श्रीलंका में उसने यही किया। बंदरगाह बनवाए, कर्ज दिया और जब देश डूब गया तो हब्बन टोटा पर 99 साल की लीज ले ली। अफ्रीकी देशों में उसने यही किया। रोड और रेल बनवाई, फिर उन देशों को कर्ज में डुबोकर अपने कब्जे में ले लिया। नेपाल में सोशल मीडिया पर बैन भी इसी कड़ी का हिस्सा है। यहाँ उद्देश्य जनता को आवाज़ से वंचित करना और चीन समर्थक सरकार को बचाना था। पाकिस्तान में भी पैटर्न यही है। 1947 से लेकर आज तक हर बार जब पाकिस्तान ने इस्लाम खतरे में का नारा लगाया, उसके पीछे सत्ता की भूख छिपी हुई थी। 1971 में जब पूर्वी पाकिस्तान अलग होकर बांग्लादेश बना तो भी यही नारा लगाया गया। 1990 के दशक में कश्मीर में आतंकवाद फैलाने के लिए भी इसी नारे का इस्तेमाल किया गया और आज भी पाकिस्तान की फौज कश्मीर को लेकर यही झूठ फैलाती है। लेकिन हकीकत यह है कि इस्लाम के नाम पर सिर्फ पाकिस्तान की फौज और आतंकी मजबूत हुए हैं, जनता तो बिल्कुल नहीं। अब सवाल उठता है, क्या दुनिया इन दोनों पैटर्न को देख नहीं रही? आंकड़े बताते हैं कि आज अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का 70% हिस्सा सिर्फ 3 देशों के इर्द गिर्द घूम रहा है, चीन, पाकिस्तान और अमेरिका। लेकिन चीन और पाकिस्तान का गठजोड़ बाकी दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा है। चीन के पास पैसा और तकनीक है,
पाकिस्तान के पास आतंक और धर्म का हथियार, और जब ये दोनों मिलते हैं तो नतीजा सीधा होता है दुनिया में खून और बारूद। आज भारत की चुनौती भी यही है। एक तरफ नेपाल में चीन का असर बढ़ रहा है, दूसरी तरफ पाकिस्तान आतंक फैला रहा है। लेकिन फर्क यह है कि भारत अब चुप नहीं है। भारत ने न सिर्फ अपनी सेना और अर्थव्यवस्था को मजबूत किया है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पाकिस्तान और चीन के खिलाफ मोर्चा खोला है। यही वजह है कि आज पाकिस्तान अलग थलग पड़ गया है और चीन की बेल्ट एंड रोड परियोजना पर सवाल उठ रहे हैं। लेकिन खतरा टला नहीं है। चीन नेपाल जैसे देशों को मोहरा बनाकर भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान हर बार नए नए आतंकी संगठन खड़ा कर रहा है। अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी के बाद पाकिस्तान का हौसला और बढ़ गया है। और यही वजह है कि हमें यह विश्लेषण करना होगा कि आने वाले समय में दुनिया किस मोड़ पर खड़ी होगी। अगर नेपाल में युवाओं की जान चीन की वजह से जाती है और पाकिस्तान में मासूम आतंकी आग में जलते हैं, तो क्या दुनिया अब भी चुप बैठेगी? क्या अमेरिका सिर्फ अपने हित देखेगा? क्या यूरोप सिर्फ व्यापार की चिंता करेगा? और क्या भारत अकेले इस लाल हरे गठबंधन से लड़ पाएगा? यह सवाल सिर्फ नेपाल या पाकिस्तान का नहीं, यह सवाल पूरी दुनिया का है। आज की हकीकत यह है कि कम्युनिज्म और इस्लाम दोनों को वैचारिक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। चीन और पाकिस्तान इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। और जब तक इन दोनों को बेनकाब नहीं किया जाएगा, दुनिया में शांति की बात सिर्फ एक मजाक बनी रहेगी। इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि असली खतरा सीमा पर लगी बंदूकों से नहीं, बल्कि उन विचारधाराओं से है जो लाल झंडे और हरे झंडे में छिपी हुई है। चीन कम्युनिज्म के नाम पर और पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर दुनिया को तबाह करने का एजेंडा चला रहे हैं। अब यह दुनिया को तय करना है कि इस एजेंडे को कब और कैसे रोका जाए। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।